नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस का जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि परिवार का आखिर अर्थ जो है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि जो परिवार है उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, परिवार को हम इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। अब जो ये फैमिली वर्ड है ये कहाँ से आया, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो फैमिली वर्ड है ये कहाँ से आया। तो इसके लिए बताया गया है कि जो ये फैमिली वर्ड है ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है फैमुलस, वहां से आया। तो फैमुलस से ही फैमिली बना, जैसे हम हिंदी में परिवार कहते हैं। और फैमुलस का अर्थ जो है वो क्या है, एक समूह। ठीक है, फैमुलस का अर्थ एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। इसी से बना है फैमिली, जिसे हम हिंदी में परिवार कहते हैं। अब जो परिवार है ये हमारा सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी और प्राथमिक सामाजिक संगठन है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिक सामाजिक संगठन है वो क्या है। तो आप याद रखोगे वो है परिवार। कई ऑप्शन वहां पे आपको दिए होंगे, तो उसमें से आपको परिवार सिलेक्ट करना है। परिवार जो है ये हमारे सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन है और यही प्राथमिक सामाजिक संगठन है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं परिवार की डेफिनेशन के बारे में। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार जो दी हुई डेफिनेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है इससे पहले भी। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार जो है परिवार उस समूह को कहते हैं जो कि यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसके अलावा जो परिवार है ये ऐसा एक संगठन है जो कि इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि ये बच्चे के जन्म और लालन पोषण की क्षमता जो है वो अपने अंदर जो है रखता है। तो ये मैकाइवर और पेज की दूसरी डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्लेयर की डेफिनेशन भी काफी ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो आइए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्लेयर के अनुसार जो परिवार है, ठीक है, क्लेयर के अनुसार जो परिवार है उससे तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की विशेषता से है। ये किसने कहा, ये क्लेयर ने कहा, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखेंगे परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं वो आखिर क्या हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है आपकी विवाह और यौन संबंध। तो विवाह और यौन संबंध जो है ये परिवार की एक प्रमुख विशेषता है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा वंश परंपरा और नामकरण की परंपरा, जैसे कि कोई भी जो बालक है उसका वंश जो है वो क्या है, इसके अलावा उसका नाम क्या होगा जिससे वो जीवन पर्यंत पहचाना जाएगा। ये सब जो जिम्मेदारियां हैं ये किसकी होती हैं, उसके परिवार की होती हैं। एक सामान्य निवास स्थान, तो परिवार जो है वो बच्चों को एक सामान्य निवास स्थान उपलब्ध कराता है जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये भी परिवार की एक खास विशेषता है। इसके अलावा परिवार जो है वो सार्वभौमिक संगठन है, हर जगह पाए जाने वाला संगठन है। आप विश्व के किसी भी देश में चले जाएं वहां पे फैमिली का कॉन्सेप्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो परिवार है वही परस्पर आर्थिक जो संबंध है वो भी हमें उपलब्ध कराता है। जैसे कि अभी आप लोग कोचिंग कर रहे हैं तो इसकी जो फीस है वो आपका परिवार आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके माता पिता आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना होगा एग्जाम के लिए तो उसकी जो फीस भी है वो भी आप अपनी फैमिली से लोगे। तो इस प्रकार से एक आपस में जो आर्थिक सहयोग है ये हमें परिवार ही उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना। तो परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की जो भावना है उसका जो विकास है, ठीक है, वो भी किसके द्वारा है, वो भी जो है हमारे परिवार के द्वारा है। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, इसका जो विकास हमारे अंदर होता है, हमारे मन में होता है, वो भी हमें कौन सिखाता है या फिर किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो परिवार के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका समाजीकरण और संस्कृति का हस्तांतरण। हमें समाज में कैसे रहना है, हमें समाज में कैसे व्यवहार करना है, ये भी हमें हमारा परिवार सिखाता है। इसके अलावा जो संस्कृति है यानी कि जो कल्चर है, तो हमने अपने पूर्वजों से सीखा, हमने अपने परिवार से सीखा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हम अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे कि आपकी संस्कृति जो है वो क्या है, हम उनको वो ट्रांसफर करेंगे। तो याद रखेंगे कि प्राथमिक समाजीकरण का जो पहला पार्ट है वो हमें कौन सिखाता है, तो प्राथमिक सामाजिकरण का जो पहला पार्ट है वो हमें सिखाता है हमारा परिवार। इसके अलावा संस्कृति का जो हस्तांतरण है वो भी किसके द्वारा होता है, तो ये भी होता है परिवार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब जब किसी बालक का जन्म होता है तो क्या वो सामाजिक प्राणी होता है या वो असामाजिक प्राणी होता है।
तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी बालक का जन्म होता है उस समय वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही वो असामाजिक प्राणी होता है, वो होता है केवल मनोशारीरिक प्राणी। ध्यान रखेंगे, कोई भी जो छोटा बालक है वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है। उसको आप जिस प्रकार की सीख देंगे, जिस प्रकार से आप उसको सिखाएंगे, उसी प्रकार से उसका जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है वो डेवलप होता चला जाएगा और उसी प्रकार का जो है उसका व्यक्तित्व, जो उसकी पर्सनालिटी है वो आगे बनकर निखरेगी। तो बच्चा जो है, छोटा जो बालक है, वो मनोशारीरिक प्राणी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। वो ना ही सामाजिक प्राणी होता है जन्म के समय और ना ही वो असामाजिक प्राणी होता है। सामाजिकरण का जो पार्ट है वो सीखता है किसके माध्यम से? अपने परिवार के माध्यम से। परिवार ही उसकी देखभाल करता है। जो भी कोई बच्चा है तो परिवार ही उसकी देखभाल करता है, वही उसको सामाजिकरण का पाठ सिखाता है, समाज में कैसे रहना है ये उसको सिखाता है। अब हम पढ़ते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। तो परिवार बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एकल परिवार और एक होता है आपका संयुक्त परिवार। एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली या फिर सिंगल फैमिली, और आपका संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली। तो एकल परिवार जो है, सबसे पहले इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं कि एकल परिवार किसे कहा जाता है। तो जो एकल परिवार है इसमें होंगे माता, इसके अलावा पिता और इनके अविवाहित पुत्र या पुत्रियां। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अविवाहित जो है इनके पुत्र और पुत्रियां। ये आपका जो परिवार है ये आपका कहलाएगा एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें आपके माता है, पिता है और उनके अविवाहित पुत्र वगैरह हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार जो है वो किसे कहा जाता है? ज्वाइंट फैमिली किसे कहा जाता है? तो आइए इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें आपके माता है, ठीक है, पिता है, विवाहित पुत्र हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें आपके क्या होंगे? इसमें आपके जो है विवाहित जो है पुत्र होंगे और इसके अलावा जो है उनकी पत्नियां। ठीक है, विवाहित पुत्र और उनकी पत्नियां वगैरह जो हैं ये सब होंगे आपके। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त परिवार। इसके अलावा इनके जो दादा हैं और इसके अलावा जो दादी वगैरह हैं, बुआ हैं, ये सब लोग भी इस परिवार में साथ में होंगे। तो ये एकल परिवार और संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है, आप याद रखेंगे। एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित पुत्र वगैरह हो, और जो आपका संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली है तो वहाँ पे माता पिता, उनके विवाहित पुत्र और उनकी पुत्रियाँ, उनकी पत्नियां, इसके अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ वगैरह, ठीक है, बुआ वगैरह, ये सब। आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं एकल परिवार के बारे में। तो देखो, वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हों उसे एकल परिवार कहा जाता है, उसे जो है न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। अब इस प्रकार के जो परिवार हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको कहां पर अधिक देखने को मिलेगा? तो आप याद रखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको शहरी क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगा। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो एकल परिवार है ये अधिक प्रचलन में है। इसके अलावा जो एकल परिवार है उसके कुछ गुण भी होते हैं, उसकी कुछ खासियत यानी कि कुछ विशेषताएं भी होती हैं। आइए उनको हम लोग देख लेते हैं। तो एकल परिवार के सदस्यों के बीच जो है गहरा भावनात्मक लगाव विकसित होता है। देखो, परिवार में सदस्य कम होते हैं एकल परिवार में, तो आपस में जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनके बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सदस्य जो है एकल परिवार के, उनके बीच में जो भावनात्मक लगाव है उसका स्तर जो है वो आगे होगा अगर हम लोग कंपेयर करें संयुक्त परिवार की अपेक्षा तो। ठीक है। इसके अलावा एकल परिवार में कम आमदनी होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि परिवार के सदस्य कम है तो मान लीजिए कि परिवार की अगर आय जो है वो कम है, टोटल अगर जो इनकम है परिवार की वो कम है, उसके बावजूद भी सदस्यों को जीवन यापन में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि सदस्यों की संख्या कम होती है। वहीं अगर हम लोग संयुक्त परिवार की बात करें और वहाँ पर अगर टोटल इनकम कम है फैमिली की और मेंबर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एकल परिवार का एक बहुत प्रमुख गुण और है कि एकल परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि बचपन से ही उनको बहुत सारे वो काम करने पड़ते हैं जो कि संयुक्त परिवार में बच्चों से नहीं कराए जाते। वहाँ पे बड़े लोग होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, वो लोग काम कर देते हैं। लेकिन जो एकल परिवार है तो उसमें तो बहुत सारे काम है जो आपको शुरुआत से करने पड़ेंगे। तो आत्मनिर्भरता शुरुआत से ही बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप होने लगती है क्योंकि उनको पता है कि ये काम हमें ही करना पड़ेगा, चाहे हम अभी करें या फिर हम थोड़ी देर बाद करें, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो ये आत्मनिर्भरता है ना ये बढ़ती जाती है एकल परिवार के सदस्यों के अंदर। इसके अलावा एकल परिवार में व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से संभव है एकल परिवार में।
अब इसका अर्थ ये नहीं है कि संयुक्त परिवार में ऐसा संभव नहीं है, वहां पे भी संभव है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको न्यूक्लियर फैमिली में ये जो परसेंटेज है ये अधिक दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा अब ऐसा नहीं कि एकल परिवार की केवल विशेषताएं ही हैं, एकल परिवार के कुछ दोष भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, या फिर कुछ कमियां भी हैं। तो आइए उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि एकल परिवार में सलाह देने के लिए कोई अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। अब इसमें देखो, जैसे कि माता है, पिता है और उनके अविवाहित बच्चे हैं, तो इसमें कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है परिवार का जिसने आपसे ज़्यादा जीवन जो है वो जिया हो और अपने जीवन का जो अनुभव है उसका लाभ वो आपको दे सके। तो इसलिए एकल परिवार में अगर आपको कोई सजेशन की नीड है, आपको कोई सलाह चाहिए, तो वहाँ पे कोई अनुभवी व्यक्ति मौजूद नहीं होता जो आपको वो सलाह दे सके। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि एकल परिवार में माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं, दोनों ही जॉब करते हैं, तो बच्चों की देखभाल के लिए वहाँ पर कोई नहीं रहता और बच्चों की देखभाल मोस्टली वहाँ पर आया वगैरह जो होती हैं उनके द्वारा कराई जाती है। तो ये एक जो एकल परिवार की सबसे बड़ी कमी है उनमें से एक है। इसके अलावा बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक और भावनात्मक सहारा नहीं मिलता। मान लीजिए कि जो एकल परिवार है, हाँ, उस पर कुछ मुसीबत आ जाए, चाहे वो आर्थिक मुसीबत हो, आर्थिक परेशानी हो, या फिर कोई भावनात्मक ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पर परिवार को कोई आर्थिक और भावनात्मक सहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई लिमिटेड ही लोग हैं परिवार में। ठीक है। और इस प्रकार की कोई दिक्कत अगर आ जाएगी तो आपको ही वहाँ पर निपटना होगा। आपकी मदद करने के लिए आपके परिवार के जो और सदस्य हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं उस समय। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है एकल परिवार में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं संयुक्त परिवार के बारे में। तो सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि संयुक्त परिवार कहाँ किसे जाता है। तो देखो, वो परिवार जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जो हैं वो एक साथ रहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ऐसा परिवार जहाँ पे दो या दो से अधिक जनरेशन के जो लोग हैं वो अगर एक साथ रहते हैं तो उसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो इसमें पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे और साथ में उनके विवाहित पुत्र, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे, इसके अलावा चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, बुआ वगैरह, ये सब अगर एक साथ एक छत के नीचे रहते होंगे तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं, उसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। याद रखेंगे इसको। अब संयुक्त परिवार जो है ये भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वो किसे कहा जाता है, संयुक्त परिवार को या फिर एकल परिवार को। तो याद रखेंगे कि संयुक्त परिवार जो है उसको भारतीय संस्कृति की आधारशिला जो है वो कहा जाता है। अब संयुक्त परिवार के कुछ गुणों पे डिस्कस कर लेते हैं कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि संयुक्त परिवार जो है वो हिंदू सामाजिक संगठन का मुख्य आधार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। जो आपका संयुक्त परिवार है वो हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। इसके अलावा जो परिवार का मुखिया होता है वो सभी सदस्यों की देखभाल करता है। तो संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है, मुखिया स्पेशली हम उस सदस्य को कहते हैं या फिर मानते हैं जिसकी एज सबसे अधिक हो। तो यानी कि जो परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा वही परिवार का मुखिया होगा। वो सभी सदस्यों की देखभाल करेगा, वो परिवार को जो है गाइड करेगा, परिवार को लीड करेगा, और बाकी जो सदस्य हैं परिवार के वो उसके आदेशों को मानेंगे। तो ऐसा करके होता है संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में। इसके अलावा जो संयुक्त परिवार है उनका जो निवास स्थान है, यानी कि उनका जो घर है वो कॉमन होता है। सभी सदस्य जो होते हैं वो एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं, तभी तो संयुक्त परिवार कहलाएगा, जब उनका घर एक हो और एक घर के ही अंदर सब लोग एक साथ रहते हो। इसके अलावा संयुक्त परिवार के सदस्यों का जो किचन है वो कॉमन होता है, उनका खाना एक ही किचन में बनता है और वो साथ में भोजन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संयुक्त परिवार के सदस्यों का चूल्हा जो है वो साझा होता है। चूल्हा साझा होना यानी कि किचन जो है वो कॉमन होना। ठीक है। खाना उनका एक ही रसोई में यानी कि किचन में बनता है और वो लोग साथ में खाते हैं, साथ में भोजन करते हैं। अगला जो गुण है वो है कि सभी सदस्यों का कानूनी रूप में संपत्ति पर स्वामित्व जो है वो संयुक्त परिवार की विशेषता है। अब ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले जो लोग हैं तो परिवार की जो प्रॉपर्टी होती है उनमें उनका सबका हिस्सा होता है। तो ये एक खासियत है संयुक्त परिवार की, यानी कि ज्वाइंट फैमिली की। इसके अलावा जो परिवार का मुखिया है उसका परिवार के सभी सदस्यों पर नियंत्रण रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा नॉर्मली उसे ही मुखिया कहा जाता है परिवार में। तो वही जो है परिवार के सभी सदस्यों पर अपना नियंत्रण जो है रखता है और उसकी बातों को, उसके आदेशों को परिवार के सदस्य जो है वो मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब ऐसा नहीं कि संयुक्त परिवार की सिर्फ विशेषताएं ही हैं, कुछ यहाँ पर कमियां भी हैं संयुक्त परिवार की, ज्वाइंट फैमिली की, तो आइए उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि संयुक्त परिवार जो है यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली है, इसमें गोपनीय स्थान का अभाव होता है, प्राइवेसी का इसमें अभाव होता है। आपको प्राइवेसी ज़्यादा नहीं मिलेगी ज्वाइंट फैमिली में, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं एक साथ एक घर में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट स्पेस जो है अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के बीच जो है कभी कभी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर या फिर किसी बिजनेस यानी कि व्यापार को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अब ऐसा होता है कुछ फैमिली में, कुछ परिवारों में, कि प्रॉपर्टी को लेकर या फिर बिजनेस को लेकर आपस में कुछ विवाद हो गया और उसके बाद में लोग जो है वो अलग अलग हो गए। ठीक है। इसके अलावा अगली जो कमी है वो ये है कि संयुक्त परिवार में कुछ महिलाओं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है। तो संयुक्त परिवार में रहने वाली जो महिलाएं हैं तो उनमें कभी कभी आपस में इस बात को लेकर जो है विवाद उत्पन्न होता है कि हमें आपसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ऐसा करके, है ना। तो मान लीजिए कोई ऐसी एक पर्सन है, फीमेल पर्सन है, जिसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो संयुक्त परिवार में कुछ महिलाओं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है, तो ये भी एक जो है क्या है, एक कमी है संयुक्त परिवार की। ठीक है। अब हर जगह ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, लगता है वहां पे लोगों को, है ना। इसके अलावा कुछ संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो एकल परिवार है वहां पर आपको इसके अवसर अधिक मिलेंगे, लेकिन संयुक्त परिवार में आपको इसके अवसर जो है वो कम मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर अधिक कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो, बाकी लोगों के दबाव में आप वो कार्य ना कर पाए। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। देखो, जो संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में बदल जाता है। ठीक है। तो संयुक्त परिवार जो है वो एकल परिवार में क्यों बदलते हैं, उसके जो रीजन है, उसके जो कारण है, उन पर डिस्कस करें तो सबसे पहला जो कारण है वो है औद्योगिकीकरण। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई और वहाँ पे एक संयुक्त परिवार रहता है, उससे लगभग 10 20 30 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्री जो है वो लग गई। तो अब उस संयुक्त परिवार के हो सकता है कि कुछ सदस्य काम करने के लिए वहाँ पर चले जाएं उस इंडस्ट्री में, और फिर वो जाकर वहीं पर बस जाएं, वहीं पर रहने लगे अपने परिवार के साथ में। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार का विघटन हो जाता है। तो औद्योगिकरण एक बहुत बड़ा कारण है संयुक्त परिवार के विघटन का। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, जैसे कि मान लीजिए कि परिवार में अभी 8 या फिर 10 सदस्य हैं, कल को जो परिवार के और बच्चे हैं उनकी शादी होगी, ठीक है, उनकी पत्नियां आएंगी, उनके बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि उनका वो जो पुराना घर हो वो रहने के लिए पर्याप्त ना हो, और तो जो बाकी लोग हैं या फिर जो जिनकी मैरिज हुई है वो लोग जो है वो रहने के लिए अपने नए घर में चले जाएं। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि जो है विघटन का एक कारण है। नगरीकरण भी एक कारण है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गांव में रहने वाले जो लोग हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो शहरों में जाकर रहना प्रेफर कर रहे हैं आजकल, अच्छे भविष्य की तलाश में या फिर एजुकेशन या फिर बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा शैक्षिक कारण भी है। बहुत सारे जो संयुक्त परिवार हैं तो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए वो लोग गाँव से जाकर शहरों में या फिर शहरों से महानगरों में जाकर बस जाते हैं। तो ये भी संयुक्त परिवार के विघटन का एक कारण जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं। कभी कभी मान लीजिए बिजनेस को लेकर या फिर प्रॉपर्टी को लेकर आपस में कोई विवाद उत्पन्न हो गया, उस वजह से परिवार में विघटन हो गया। जाति व्यवस्था का विघटन भी हो जाता है कभी कभी। मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज हो गई, उसके अपने फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर जाकर वो लोग अलग हो गए। तो ये सब संयुक्त परिवार के विघटन के जो कारण हैं उनमें से कुछ प्रमुख ये कारण हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब जो परिवार है आखिर उसका बालक की शिक्षा में क्या महत्व है, आइए डिस्कस करते हैं। तो बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पता है कि बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की जो शिक्षा का आरंभ है, बालक की शिक्षा की जो शुरुआत है वो उसके परिवार में ही होती है। परिवार जो है उसको कहा जाता है पहला स्कूल। ठीक है। परिवार को क्या कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है पहला स्कूल यानी कि पहला विद्यालय। तो याद रखेंगे, बालक का पहला विद्यालय जो है वो उसके परिवार को कहा जाता है, और बच्चों का जो पहला शिक्षक है वो उसकी माँ को कहा जाता है। अब माँ को ही शिक्षक क्यों कहा जाता है उसका पहला, तो उसका कारण जो है, उसका रीज़न जो है वो ये है कि जो छोटा बच्चा होता है वो अधिकतर समय अपनी माँ के साथ में रहता है, तो माँ की आदतों का, माँ के व्यवहार का उस पर अधिक असर पड़ता है। वो अपनी माँ से ही सबसे अधिक सीखता है उस समय। इस वजह से जो है
इस वजह से बच्चों का जो पहला शिक्षक है वो उसकी माँ को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे परिवार में जो बालक है वो सबसे अधिक अपनी माँ के संपर्क में रहता है। इस कारण माँ की आदतों एवं व्यवहार का प्रभाव उसके ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। इस वजह से माँ को बच्चों की पहली शिक्षक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, परिवार जो हम समाज की आधारभूत और महत्वपूर्ण इकाई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर इसको ध्यान से आप देखिएगा कि जो परिवार है वो समाज की आधारभूत और महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार से बालक को जो शिक्षा मिलती है वो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और जीवन पर्यंत उसके काम आती है। आपको जीवन कैसे जीना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि समाजीकरण का जो पहला पार्ट है ये उसको कौन सिखाता है, उसका परिवार सिखाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि समाज की आधारभूत और महत्वपूर्ण इकाई जो है वो परिवार है। ठीक है, परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, पहला स्कूल कहा जाता है, पहला विद्यालय कहा जाता है। और माँ जो है उसको बच्चे का पहला शिक्षक कहा जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये कब पारित किया गया, तो आप याद रखेंगे भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये 2006 में पारित किया गया और 2007 में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम भारत में कब पारित किया गया, 2006 में, और इसको लागू किया गया कब, 2007 में। आगे देखिए, शारदा एक्ट कभी कभी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो शारदा एक्ट जो है ये वर्ष 1930 में लागू किया गया। और शारदा एक्ट लेकर कौन आया था, याद रखेंगे हरविलास शारदा। हरविलास जो शारदा हैं उनके द्वारा शारदा एक्ट जो है वो लाया गया था। और शारदा एक्ट में लड़कों के लिए विवाह की जो आयु है वो निर्धारित की गई थी कितनी, 18 वर्ष, और लड़कियों के लिए विवाह की जो आयु है वो निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से था। याद रखेंगे शारदा एक्ट का संबंध किससे था, बाल विवाह से। और इसमें लड़कियों की विवाह की आयु रखी गई थी 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु रखी गई थी 18 वर्ष। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया, 2006 में, ठीक है, पारित किया गया। और लागू कब हुआ, 2007 में। साथ में इसको भी आप याद रखोगे। आगे देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया। और इसके अनुसार विवाह के लिए लड़कों की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई और लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। अब यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन होता है, याद रखेंगे। तो हिंदू विवाह अधिनियम में एज का निर्धारण किया गया कि लड़कों की जो मिनिमम एज है वो होगी 21, लड़कियों की मिनिमम एज होगी 18। लेकिन जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो 2007 में लागू हुआ। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉइंट अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रेल लिपि से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे कि जो ब्रेल लिपि है ये दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं उनके पढ़ने और लिखने में कार्य आती है। और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें 6 बिंदु होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं उभरे हुए, जिनको छूकर महसूस कर कर जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो पढ़ और लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि जो है किसके द्वारा लाई गई थी, तो ब्रेल लिपि की खोज जो है वो लुई ब्रेल के द्वारा की गई थी। और जो ये लुई ब्रेल हैं ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी और लुई ब्रेल जो है ये फ्रांस के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, सुधा चंद्रन का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है, तो सुधा चंद्रन का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। याद रखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी ईवीएस बुक में दिए हैं ये सब नाम, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सुधा चंद्रन का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। इसके अलावा जो रविंद्र जैन है ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं। आपने रामायण और श्री कृष्णा सीरियल जरूर देखा होगा, तो उसमें जो म्यूजिक है वो रविंद्र जैन के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, तो रविंद्र जैन का संबंध संगीत से है, ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं, म्यूजिशियन है। इसके अलावा जो शरद गायकवाड़ हैं, तो शरद गायकवाड़ जो है इनका संबंध तैराकी से है। शरद गायकवाड़ का संबंध किससे है, तैराकी से है। तो ये आपके सब ईवीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र चैप्टर के। अच्छे से इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।